तो मैं तो शुभकामनाएं देता हूँ राव साहब को भी, उस बिटिया को भी, कि भाई तेरी बात को फले, भगवान तेरी बातों को पूरा करे। और राव साहब अहिरवाल के राजा हैं, वो मुख्यमंत्री बने, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात अहिरवाल को क्या हो सकती है। कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंडवा जोड़ा। वो मोदी जी का डर इतना दिमाग के ऊपर बैठा हुआ है कि अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ा है। मैं कहता हूँ भगवान उनको सद्बुद्धि दे। और ये एक होना, और उनके जिले की टीमें तक आज तक नहीं बन पाई है, उनका संगठन खड़ा नहीं हो पाया है, वो हमसे मुकाबला करेंगे क्या? मुकाबला करने के लिए फौज है नहीं, बिना फौज का वो मुकाबला इतनी लंबी फौज के साथ करेंगे, ये क्या संभव है क्या? तो उनको सपने देखना है, वो दिन में भी देख रहे हैं, वो रात में भी देख रहे हैं। रात में आपके माध्यम से कहता हूं कि हरियाणा में किसी भारतीय जनता पार्टी के एमपी, एमएलए, मंत्री को छोड़ दीजिए, किसी कार्यकर्ता के ऊपर भी कोई कांग्रेस वाला या कोई विपक्षी आरोप लगा दे कि पैसे लेके ये काम कराए हैं, तो मेरी जिम्मेदारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी। अहिरवाल के दिग्गज कहे जाने वाले केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह से सीधे टकराने वाले भाजपा के वरिष्ठ नेता हरियाणा टूरिज्म चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव का कद प्रदेश से लेकर लगातार राष्ट्रीय राजनीति में भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी का परिणाम है कि भाजपा की ओर से 400 लोकसभा सीट को 16 क्लस्टर में बांटकर यूपी के बरेली, शाहजहांपुर, बदायूं व आंवला जैसे एक क्लस्टर की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी डॉक्टर अरविंद यादव को दी गई। यूपी से लौटने के बाद डॉक्टर अरविंद यादव ने खास बातचीत में रेवाड़ी से लेकर प्रदेश व देश के तमाम महत्वपूर्ण मसलों पर अपनी बात रखी। लेकिन केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को लेकर जो उन्होंने चौंकाने वाला बयान दिया, आपको भी हैरान कर सकता है। अब आपको दिखाते हैं कि भाजपा के वरिष्ठ नेता हरियाणा टूरिज्म चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव से खास बातचीत। जिस तरह से आप यूपी से लौटे, किस तरह से देखते हैं पूरा महाजन संपर्क अभियान, जिस तरह से कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली थी हरियाणा से बाहर? देखिए, ऐसा है कि हम लोगों का ही काम करने का तरीका है भारतीय जनता पार्टी का। 2014 में जब लोगों ने हमको बहुमत दिया, वो 2019 के चुनाव आए तो हम अपने 5 साल का मोदी सरकार का सारा बही खाता लेके लोगों के बीच में गए थे कि आप लोगों ने जो हम पर विश्वास किया है, हमारे नेतृत्व पर विश्वास किया है, वो हमने सुशासन देने का काम किया, इन योजनाओं को हमने अमली जामा पहनाने का काम किया। और अब इसी तरीके से जब ये 2019 में लोगों ने माना, पहले हमारी 283 सीट आई, फिर 303 सीट आई, अब ये 2024 के अंदर फिर चुनाव होने वाले हैं। तो एक साल पहले पूरे देश के अंदर हम मतदाताओं के पास जा रहे हैं, व्यापारियों के पास जा रहे हैं, सोशल मीडिया में जो एक्टिविस्ट हैं उनके पास जा रहे हैं, किसानों के पास जा रहे हैं, जनता के पास जा रहे हैं, यानी अलग अलग प्रबुद्ध लोगों के पास जा रहे हैं कि सबके पास जाके हम अपने 9 साल का रिकॉर्ड उनको दे रहे हैं कि हमने क्या किया। जब मोदी जी ने सबसे पहले प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद जब जनधन खाते खुलवाए थे, तो विपक्षियों ने मजाक उड़ाया था कि जनधन खाते की क्या जरूरत है, लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, लोगों के पास घर में एक पैसा नहीं है और ये जनधन खाते खुलवा रहे हैं। तो मोदी जी ने कहा कि हम 0 बैलेंस पे खोलेंगे, तो और मजाक उड़ाया कि ये क्या मजाक कर रहे हैं। लेकिन आज 9 साल के बाद ये पूरे विपक्षियों को भी, पूरे देश को समझ में आ गया कि मोदी जी कितने दूरदृष्टिता वाले थे कि आज जितना भी पैसा जो उनका नेता राजीव गांधी कहता था कि 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसे पहुंचते हैं, आज हम सीना चौड़ा करके कहते हैं कि यदि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 100 के 100 पैसे उन जनधन खातों में पहुंचते हैं। मतलब इतनी सारी योजनाएं जो थी, जितनी चल रही हैं, लाभार्थी की हम बात कर रहे हैं कि भाई हमने लाभार्थी कौन है, तो लाभार्थी हिंदुस्तान का हर एक आदमी लाभार्थी। क्योंकि जब कोविड जैसी महामारी आई, कोविड जैसी महामारी के बाद जो इंजेक्शन हम लोगों ने लगाए, तो सरकार ने 200-250 रुपये जो भी कास्ट आई होगी, 125 करोड़ लोगों को 2-2 डोज लगी, तीसरा भी जो है डोज लगी। यदि 250 करोड़ भी लगाए और 200 रुपये की भी कास्ट लगा, उसको हम गुणा करें 250 करोड़ को 200 से, तो सरकार का कितना पैसा, तो सबको लाभ देने का सरकार ने काम किया। उज्ज्वला योजना हो, हमारी आयुष्मान योजना हो, हमारी मतलब जितनी सारी योजनाओं में ये हमने किया। विकास तीर्थ यात्रा हमने निकाली। हम लोगों के ऊपर आक्षेप लगता है, राम मंदिर हमने बनाया, 370 को समाप्त किया, जो सोचते थे कि कभी इस देश से हो नहीं सकता। और 545 लोकसभा के अंदर हमने विकास तीर्थ यात्रा के नाम पे कार्यक्रम चलाए। कितना विकास हमने 545 लोकसभा के अंदर किया है। तो ये जो 4 लोकसभा मेरे जिम्मे लगी थी, एक क्लस्टर बनाया भारतीय जनता पार्टी ने 4 लोकसभाओं का। तो वहाँ 3 तारीख से लेके और कल तक मेरे कार्यक्रम वहाँ थे। तो योगा दिवस का कार्यक्रम वहाँ बरेली के IMA में, बड़ा IMA में 850 की स्ट्रेंथ है वहाँ IMA की, उसके अंदर उनके साथ योग भी किया और मोदी जी की जो 9 साल की उपलब्धियां थी उनका भी बखान किया। तो ये कार्यक्रम पूरे देश में हम लोगों ने चलाया। डॉक्टर साहब, ये कहा जाता है कि केंद्र सरकार का जो महत्वपूर्ण स्टेट है केंद्र के लिहाज से, तो कहीं ना कहीं 4 लोकसभा का एक बड़ा जिम्मा था, क्योंकि यूपी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण स्टेट माना जाता है। बेरली, बदायूं, शाहजहांपुर, आंवला जिस तरह से 4 लोकसभा में यहाँ पर रही, तो किस तरह का आपको लग रहा है कि लोगों में उत्साह है, क्योंकि 9 साल पूरे हुए हैं मोदी सरकार के, किस तरह का आप मतलब क्योंकि लोगों के बीच में लगातार आप तमाम वर्गों के बीच में नहीं? देखिए, बरेली में हमारे 8 वार्ड के सांसद
संतोष गंगवार जी है, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, और मैं इतना है कि उनका इतना काम है और लोगों में उतनी पसंद है कि वो वोट मांगने भी नहीं जाएंगे, तब भी मोदी जी के नाम पर, संतोष गंगवार जी के नाम पर 9वीं बार जीतेंगे। हमारी आंवला सीट है, हमारे धर्मेंद्र कश्यप जी वहाँ सांसद हैं, 2 बार के वो सांसद हैं, और इतनी बड़ी रैली उनकी हुई है वहाँ पर, लोगों का प्यार उनके प्रति उमड़ रहा है। योगी जी के नाम के ऊपर वहाँ वोट है, मोदी जी के नाम का वहाँ करिश्मा है, और हमारे उम्मीदवार के नाम का वहाँ अपना एक अलग से जलवा है। इसी तरीके से मैं बदायूं हुए था तो हमारी संघमित्रा जी, डॉक्टर संघमित्रा हैं, वो वहाँ से हमारी सांसद हैं, उनके प्रति लोगों का लगाव था। वहाँ उजानी के एक लोकसभा का है, वहाँ व्यापारियों का सम्मेलन, रात को 10 बजे तक भी 500 साढ़े 500 व्यापारी वहाँ बैठे थे, वो इतना बड़ा सम्मेलन उनका हुआ। हमारा जो है शाहजहाँपुर से अरुण सागर जी हमारे सांसद हैं, उनकी जनसभा, इतनी बड़ी जनसभा हुई, मतलब कुल मिला के चारों लोकसभा के जितने भी कार्यक्रम हुए वो मोदी जी का, योगी जी का करिश्मा और हमारे कैंडिडेट्स जो वहाँ पर सिटिंग एमपी हैं उनका करिश्मा देखने को मिल रहा था। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारी सीटें जो है इस बार 80 में से कोई 1-2 सीट हम मिस कर ले तो राजनीति के अंदर कहा नहीं जा सकता, नहीं तो हम 75 से 80 के बीच में सीट जीतेंगे। और मैं जो ये दावा कर रहा हूँ अमित जी, ये दावा जब चुनाव परिणाम आएंगे तो आपको ग्राउंड पे दिखेगा। और यूपी की जो बात कर रहे हैं, यूपी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है और निश्चित तौर पर इस देश का जो है सत्ता का रास्ता यूपी से होके निकलता है, तो इसलिए वहाँ से इतना बड़ा समर्थन भाजपा को मिलना, योगी जी को मिलना, मोदी जी को मिलना, ये करिश्मे से कम नहीं है। और हम लोग निश्चित तौर पर 2024 में भारी बहुमत से हम सरकार बनाएंगे। जिस महाजनसंपर्क अभियान की हम बात करें, 400 सीट को फोकस किया गया था, क्या कोई टारगेट भी फिक्स किया गया इस बार की 400 सीट को जीतना, या किस तरह से कोई इस तरह कोई? देखिए, हमारा टारगेट है ना, बहुत सारे काम है जिसके लिए 2/3 बहुमत चाहिए, तो हमारा टारगेट है कि इस बार तीसरी बार मोदी जी को जो बचे खुचे काम हैं वो 2/3 बहुमत देश की जनता दे दे। वो हम मांग रहे हैं लोगों के साथ, और विश्वास है कि 2/3 बहुमत हमारा आएगा तो बहुत सारे काम जिसके लिए 2/3 मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है वो मिलेगा, तो निश्चित तौर के ऊपर उसका परिणाम भी आएगा। वो ऐसे जो काम हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के काम है, वो जब हम करेंगे तो एक नया भारत और नया विश्व जो है उभर के आएगा। कल 21 जून का कार्यक्रम था, योग दिवस का कार्यक्रम था, यूएनओ के अंदर हमारे प्रधानमंत्री वहाँ, उनके साथ सैकड़ों से ज्यादा देश के प्रतिनिधि, 140 के लगभग कितने देशों के प्रतिनिधि योग कर रहे थे। तो हमारी इस ताकत को, हमारे नेतृत्व को सिर्फ हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया आज मान रही है। तो ये उभरता हुआ भारत, एक नया भारत मोदी जी के नेतृत्व के अंदर करना, ये सब बातें हम लोगों के बीच में जाके रख रहे हैं। एक विपक्ष कल ही की बात करें तो पटना में लोग जुटने वाले, तेजस्वी रेवाड़ी में थे, उनका कहना है कि पटना से रास्ता जो बदलाव का है, मोदी का पटना रोकने का काम करेगा। इसको किस तरह से देखते हैं? विपक्ष क्या इसके लिए तैयार है, जिस तरह की उनके अपने अपने? देखिए ऐसा है कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। वो मोदी जी का डर इतना दिमाग के ऊपर बैठा हुआ है कि अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। बंगाल के अंदर ममता बनर्जी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, बिहार के अंदर तेजस्वी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, उत्तर प्रदेश में सब एक दूसरे का, वहाँ सपा के खिलाफ जो है कांग्रेस खड़ी होती है, यानी प्रदेशों के अंदर तो सब एक दूसरे की टोपी उछालते हैं। और मोदी जी को रोकने के लिए पटना के अंदर सब लोग एक होने वाले हैं। तो ये भानुमति का कुनबा है जिसका ना कोई लीडर है, ना जिसका लीडर की बात करते तो कहते हैं नेतृत्व, अभी लीडर कौन होगा ये नहीं बताएंगे अभी, यानी ना इनका कोई लीडर है, ना इनका कोई लॉजिक है, ना इनकी कोई नीति है, ना कोई इनके पास कुछ है। ये एक ऐसा लोगों को भ्रमित करने का, लेकिन देश का मतदाता इतना समझदार हो चुका है कि वो इनकी भ्रमित बातों में नहीं आने वाला है। मैं कहता हूँ भगवान इनको सद्बुद्धि दे। और ये एक होना, एक मजबूत विपक्ष की जरूरत इस देश को है, तो ये सब लोग अपने स्वार्थ को छोड़ के एक हों, आए मोदी जी के सामने दो हाथ कर ले, मतदाता को फैसला कर ले, इसमें क्या दिक्कत की बात है। डॉक्टर साहब, हरियाणा की बात कर लें तो कहा जा रहा है कि भाजपा 75 पार की बात करती थी, लेकिन इस बार कांग्रेस 75 पार कहीं ना कहीं सीट जीतेगी और भाजपा को सत्ता से बाहर करेगी। किस तरह से देख रहे हैं कांग्रेस के इस दावे को आप? देखिए, सारी इबारत जो है दीवारों पे लिखी हुई साफ दिख रही है और वो पढ़ने में भी आ रही है, लेकिन हमारे कांग्रेस भाई 2 बार से हार चुके हैं। पहले कहते थे हरियाणा को नंबर 1 बनाया, लेकिन 2014 के चुनाव में उस नंबर 1 हरियाणा को जनता ने नंबर 3 कांग्रेस बना के छोड़ दिया। तो वो मुंगेरी लाल के सपने देखने का अधिकार है, और विपक्ष है तो विपक्ष को तो नहीं अपने कार्यकर्ताओं को रोकने का काम करेंगे। लेकिन मैं आपसे अमित जी, जितना हमने ये 15 प्रमुखों के सम्मेलन हरियाणा के, क्या पूरे देश के अंदर चल रहा है, हमने एक एक विधानसभा के अंदर एक एक कार्यकर्ता पन्ने तक पहुंचा दिया और उनके जिले की टीमें तक आज तक नहीं बन पाई है, उनका संगठन खड़ा नहीं हो पाया है। वो हमसे मुकाबला करेंगे क्या? मुकाबला करने के लिए फौज है नहीं, बिना फौज का वो मुकाबला इतनी लंबी फौज के साथ करेंगे, ये क्या संभव है क्या? तो उनको सपने देखना है, वो दिन में भी देख रहे हैं, वो रात में भी देख रहे हैं। रात में तो चलो नींद में सपने आ जाते होंगे, पर वो मुंगेरी लाल के सपने दिन में भी देखे जाते हैं। तो विपक्ष देख रहा है तो देखने नहीं, क्या दिक्कत की बात। एक हरियाणा में 3D और 6D का भी बड़ा एक चलन चल रहा है। अमित शाह जी आए तो उन्होंने 3D का
एक बताया कि जो हुड्डा सरकार थी 3D पे काम करती थी, दामाद दरबारी प्रॉपर्टी डीलरों की सरकार थी। अब जो दीपेंद्र हुड्डा है उनका ये कहना है कि 6D मतलब ये डिवाइड करते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं, इस तरह की राजनीति करते हैं, प्रदेश का भट्टा बैठा दिया विकास के नाम पर इन्होंने। देखिए, जितना ट्रांसपेरेंसी सरकार की रही है, जितनी पारदर्शिता से मनोहर लाल की सरकार चली है, जितनी चाहे नौकरियों की पारदर्शिता की बात हो, चाहे एनओसी मतलब CLU देने की बात हो, जितना इन लोगों के समय पर खेल होता था जिसके कारण मतदाता ने मुंह काला करके कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया था, चाहे टीचर्स की पॉलिसी की बात हो, मतलब जितनी भी सारी पॉलिसी ट्रांसपेरेंसी के कारण से। और दूसरा जो भ्रष्टाचार हमारे DNA के अंदर चला गया, पिछले आज़ादी के बाद से आज तक कभी भ्रष्टाचारियों को जेल के अंदर भेजने का काम कभी नहीं हुआ होगा। जो रेड हैंडेड पकड़ के रोज एक दो हरियाणा के अंदर जेल के अंदर डालने का काम कर रहे हैं, तो भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने की बात हो। और जिसकी बात आप कर रहे हैं विपक्षियों की, दीपेंद्र भाई की, जिनकी भी बात आप कर रहे हैं, कोई एक भ्रष्टाचार का 10 साल के शासन में, ये 8.5 साल पौने 9 साल हो गए प्रदेश के, मैं तो कहता हूं कि तुम्हारे तो कार्यकर्ता भी भ्रष्टाचार में लिप्त थे कि लिफाफे ले लेके लोगों की काम कराने जाते थे। मैं आपके माध्यम से कहता हूं कि हरियाणा में किसी भारतीय जनता पार्टी के MP MLA मंत्री को छोड़ दीजिए, किसी कार्यकर्ता के ऊपर भी कोई कांग्रेस वाला या कोई विपक्षी आरोप लगा दे कि पैसे लेके ये काम कराए हैं, तो मेरी जिम्मेदारी। यानी इससे ज्यादा शुचिता वाले कार्यकर्ता, इससे ज्यादा शुचिता वाली सरकार, इससे ज्यादा शुचिता वाला प्रशासन कभी मिला हो तो कोई बता दे मुझे। और प्रदेश की जो नीतियां हैं, जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की, दूसरे प्रदेश उनको जो है उन नीतियों को फॉलो कर रहे हैं, तो ये बातें उनका करना बनता है, विपक्ष है वो करता रहे, उसकी चिंता नहीं करनी है। आने वाला समय मतदाता देखेगा और निश्चित तौर पर प्रदेश में भी और देश में भी। उनका कहना है कि उनका कोई सर्वे हुआ है कि 4 सीट भाजपा की आ रही है। जी। वो कह रहे हैं कि भाजपा रेवाड़ी में कहीं दिखाई नहीं देती, एक बार फिर से वो जीतने वाले हैं। इसको कितना मतलब मजबूत मानते हैं उनके दावे को? देखिए, ऐसा है कि वो एक बार उनके पिताजी भी मेरे साथ मुझे बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं 5 लाख वोट आए, मैंने भगवान से प्रार्थना करता हूँ कप्तान साहब इस बार भी आपके 500 आए और 100 फालतू आए। तो वो जो है जिस बार पिछली बार का जो घटनाक्रम हो गया था भारतीय जनता पार्टी के अंदर, उनको विधानसभा देखने का मौका मिल गया। नहीं तो ना रेवाड़ी की सीट पिछली बार चिरंजीव राव की जीती हुई थी, ना आगे जीतने वाली है। आप सब लोगों को पता है कि क्या परिस्थितियां बन गई थी, किन परिस्थितियों के अंदर से वो उनकी गोटी लाल हो गई थी। तो ठीक है, वो अपना जो है 4 आएंगी कब बीजेपी की या 2 आएंगे। बीजेपी ने तो 1980 में 2 ही पार्लियामेंट के लोग थे, 2 सीटों से शुरुआत की थी। तो धन्यवाद है आपका, कम से कम 4 सीटें तो आप दे रहे हो, हमारी 4 तो मान रहे हो। बाकी 86 के लिए हम लड़ाई लड़ लेंगे, हमको भी जीत लेंगे, क्या दिक्कत की बात है। एक रेवाड़ी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जिस तरह से भाजपा आपको मजबूत कहीं ना कहीं बिखराव दिखता है रेवाड़ी भाजपा में, उसको लेकर क्या चल रहा है कि संगठन कितना तैयार है? क्योंकि कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन का भाव दिखता है तमाम कार्यक्रमों के बीच। देखिए, निश्चित तौर पर हम भी इससे चिंतित हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जितनी यूनिटी होना चाहिए थी, जितना बड़ा हमारा संगठन है, लेकिन हम लोग पार्टी के सीनियर लोग हैं, बैठ के उन सब चीज़ों का रास्ता निकाल लेंगे, हमारा नेतृत्व उन चीज़ों का रास्ता निकाल लेगा, कहीं कोई बिखराव नहीं होगा। मनभेद किसी के नहीं है, राजनीति के अंदर मतभेद कई बार स्वाभाविक होते हैं, वो बैठ के बातों से सब निपट जाया करते। तो ऐसी कोई चिंता की बात हमें नहीं दिख रही है कोई रेवाड़ी में या जिले के अंदर या प्रदेश के अंदर ये सब बातें कोई होने वाली और उसका नुकसान कोई पार्टी को होने वाला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आने वाले चुनाव में फिर पूरा विश्वास है और साफ इबारत दिखाई दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी की मनोहर लाल जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनेगी और फिर हम 10 की 10 सीटें लोकसभा की जीतेंगे, इतना हमें। अभी आपने कहा कि मनोहर लाल जी के में तीसरी बार सरकार बनेगी, लेकिन आपकी एक नेत्री है आरती राव इंद्रजीत की बेटी है, अभी पटौदी में 25 को रैली होनी, वो कहते हैं कि जो 25 को रैली होनी है वो मुख्यमंत्री बदलने को रहते, कहीं ना कहीं विरोधाभास है। तो किस तरह से आप तीसरी बार रिपीट कर पाएंगे? देखिए, अब उसने अपने अति उत्साह में जी फिसलने से किस कारण से उसने कहा कि वो बहुत लंबा राजनीतिक उनका अनुभव नहीं है और कई बार जब आदमी कुछ बोलता है तो शब्दों का चयन ठीक से नहीं कर पाता है, कोई बात मुंह से निकल जाती है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर 9 साल से सरकार चल रही है, प्रदेश की जनता का उनके ऊपर भरोसा है, केंद्रीय नेतृत्व का उनके ऊपर भरोसा है। तो मैं कहूँ कि आज मनोहर लाल जी को चेंज कर रहे हैं या मेरी सभा के अंदर लोग आ जाए तो मैं मुख्यमंत्री नेता में बन जाऊँगा, तो ऐसा संभव नहीं होता। ये भारतीय जनता पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी में एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत चलते, किसी के कहने से किसी के करने से मुख्यमंत्री नहीं बदले जाते हैं। और मैं तो शुभकामनाएं देता हूं राव साहब को भी, उस बिटिया को भी, कि भाई तेरी बात को फले, भगवान तेरी बातों को पूरा करे और राव साहब अहिरवाल के राजा हैं, वो मुख्यमंत्री बने, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात अहिरवाल को क्या हो सकती है। तो इसमें कोई नहीं हो, राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है।
उसने भी रखी है और उसने यदि लोगों को उत्साह दिलाने के लिए किया है तो कहा है, हम उसको बहुत गंभीरता से लेने का कोई कारण नहीं। कहीं ना कहीं भीड़ जुटाने के लिए इस तरह के बयान हो सकता है कि भीड़ जुटाने के लिए कहा होगा, तो उसको इतनी गंभीरता से लेने की कोई बात नहीं है और उस पर कोई अपने कमेंट्स देने की या कोई टिप्पणी करने की बात नहीं है। डॉक्टर साहब, एक गठबंधन को लेकर भाजपा की ओर से भी आ रही है, बीजेपी की ओर से भी आ रही है, कितना मजबूत है अभी गठबंधन अभी आपका? देखिए, सरकार चल रही है, 3.5 साल से ऊपर हो गए हैं, गठबंधन की जोरदार सरकार चल रही है, मजबूत सरकार चल रही है और गठबंधन का निर्णय जब भी, चाहे वो गठबंधन करने का हो चाहे गठबंधन से अलग होने का, वो हमारा केंद्रीय नेतृत्व करता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है। सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड है, जब तक सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड इस विषय पर कोई चर्चा नहीं करता तो ये मीडिया के अंदर बेमानी है चर्चा। अभी सरकार हमारी मजबूत चल रही है, दोनों दलों की चल रही है, दोनों दलों के विश्वास से चल रही है। इसलिए जब तक चुनाव समिति का या हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड का कोई निर्णय नहीं होता इसके ऊपर, जब तक चर्चाओं पे हवा देने का या कोई दूसरा कारण नहीं है, ये चलता रहेगा। राजनीतिक क्षेत्र में बातें चलती रहेंगी, चुनाव आने वाले हैं तो इसलिए आप लोगों को भी कुछ मिर्च मसाला चाहिए तो वो आप लोग भी सवाल करते रहेंगे, हम भी जवाब देते रहेंगे, इतना विशेष से ज़्यादा कुछ। डॉक्टर साहब, लास्ट 2 क्वेश्चन। एक अभी एक एनजीओ को देने को, स्कूल की बिल्डिंग एनजीओ को देने को आपके भी संज्ञान में होगा, क्योंकि हालांकि आप उस दौरान यहाँ पे थे नहीं, आखिर भाजपा ने इतनी देरी क्यों कर दी? क्योंकि तमाम इतना विरोध कहने की पार्टी को भी नुकसान झेलना पड़ सकता है। मेरे पास जिस दिन यहाँ मंत्री जी ने उद्घाटन करने के लिए आना था, उससे पहले दिन मेरे पास डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और एक हमारे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, दोनों मुझे इन्वाइट करने के लिए आए। जब मुझे पता लगा तो उनके सामने ही मैंने शिक्षा मंत्री को फ़ोन किया और शिक्षा मंत्री को मैंने कहा कि आप गलत आ रहे हैं, ये एनजीओ को नहीं दी जा सकती बिल्डिंग, हमारे गवर्नमेंट बॉयज़ कॉलेज के पास बिल्डिंग नहीं है, उसको देना चाहिए। इसके बाद मैंने मुख्यमंत्री जी को फ़ोन किया, रात को 10:30 बजे मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई, उनका फ़ोन आया मुख्यमंत्री जी का, मैंने मैसेज छोड़ा तो मैंने मुख्यमंत्री जी के सारे संज्ञान में ला दिया। फिर 2 तारीख को मैं बरेली जा रहा था तो रास्ते में मैं कहीं कोई किसी के परिवार का फंक्शन था, मैं वहाँ गया, वहाँ इसी बात पर कुछ लोग बैठ के चर्चा कर रहे थे। वहाँ से भी मैंने फिर हमारे मंत्री जी को, क्योंकि वो मेरे पर्यटन विभाग के भी मंत्री हैं, मेरे पुराने साथी भी हैं, तो उस अधिकार के साथ भी मैंने कहा, तो उन्होंने मुझे कहा कि मुख्यमंत्री जी से आपकी बात हुई है, मुख्यमंत्री जी ने मुझे बता दिया है और इस सारे मामले को ठीक कर लेंगे। फिर हमारे विधायक लक्ष्मण सिंह यादव जी ने भी मुख्यमंत्री से बात की तो उन्होंने रिपोर्ट मांगी, उन्होंने जाके जो फैक्ट्स थे वो जाके मुख्यमंत्री जी को किए। निश्चित तौर पर ये निर्णय जो भी जिस भी परिस्थिति में हुआ था, ये गलत निर्णय है। एनजीओ को सरकारी बिल्डिंग देने का निर्णय नहीं है, देना एनजीओ को होगा, सरकार के लिए ठीक काम कर रहे हैं, उनकी नज़र में यदि ठीक बच्चों के भविष्य की बात कर रहे हैं तो और भी बहुत सारे तरीके हैं, पर गवर्नमेंट कॉलेज के पास बिल्डिंग नहीं थी तो मैं भी इसका पक्षधर था और मैंने उस बात से मुख्यमंत्री को भी और शिक्षा मंत्री को भी मजबूती से अवगत करा दिया था। और निश्चित तौर पर मेरे जैसे आदमी ने कहा था तो संज्ञान में दोनों के आने के बाद समय लगता है चीज़ों का। हमारे रणधीर भाई पहुँचे, बाकी लोग भी पहुँचे, अच्छा मुद्दा था, उस पर बोलना चाहिए था सब लोगों को मिलकर। यदि शहर की कोई बात थी तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लोकतंत्र में नहीं बोलेंगे, नहीं वो करेंगे तो वो भी ठीक नहीं है, लेकिन हमने जहां बात पार्टी के अनुशासित सिपाही के कारण से जहां पहुंचाना चाहिए थी वहां हमने बात पहुंचाई थी और उन्होंने उसका संज्ञान लिया और संज्ञान लेकर रास्ता निकला। कहने की पहले से आपकी ओर से प्रयास किए जा रहे थे, तब जाके ये मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, मैं आपके सामने मेरे प्रयास तो जब यहाँ हमारे अशोक गर्ग जी डिप्टी कमिश्नर थे, मैंने फाइल उनके साथ बैठ के भिजवाई कि भाई ये गवर्नमेंट कॉलेज को देनी, वो फाइल भी गई हुई थी। जब हमारे नए डीसी आए, इन्होंने चार्ज दिया, मैंने डीसी साहब को, जब मैं पहली बार मिलने गया तो डीसी साहब साथ मेरे और पार्टी के कार्यकर्ता थे, उस समय मैंने एडीसी को और एसडीएम को बुला के कहा तो एसडीएम ने मुझे कहा कि अभी वो हमको मिली नहीं है, अभी उन्होंने ट्रांसफर नहीं किया हमको। तो मैंने वहाँ डीसी साहब को कहा कि एसडीएम को कह के लेटर लिखवा उनको, सैनिक स्कूल वालों को, वो हमको पोजीशन दें इसका। तो वो तो सारा संज्ञान में था और मैं शुरू से लगा हुआ था और इस पक्ष में था कि भाई गवर्नमेंट कॉलेज के लड़कों के बॉयज़ के लिए ये बिल्डिंग मिलना चाहिए। और जब मुझे ये पता लगा तो उसी समय मैंने मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी और शिक्षा मंत्री के संज्ञान में भी मैं मजबूती से विषय को लाया और उन्होंने निपटा विषय। इसी दौरान एक मसला हो रहा है कि कापड़ीवासी सीनियर नेता हैं, विधायक भी रहे, एक सांसद को डॉन बता रहे हैं, कितना वाजिब देखते हैं किस तरह की, बोले कि वो सभी जो भी टिकटाते थे उनको दबाने का काम करते हैं, उनको बाहर करने का काम करते हैं, कितना इसमें? देखिए, मैं इस विषय में, क्योंकि कापड़ीवाल जी भी मेरे बड़े भाई भी हैं, पार्टी के सीनियर साथी भी रहे हैं, हमारे विधायक भी रहे हैं, अब वो आपस के अंदर क्या एक दूसरे को बोलते हैं, मैं इस विषय में अपने आप को नहीं ले जाना चाहूँगा। जो वो बोलते हैं वो उनका राजनीतिक अपना बोलने का तरीका है, तो वो अपना कहे, अपनी बात को रखें, पर मैं इस कंट्रोवर्सी में अपने को नहीं डालना चाहूँगा। मैं इसको अपने को साथ भी लगातार राजनीति में लंबे समय से हैं, टिकट भी लगातार मांगे रहे हैं, रेवाड़ी से अब की बार विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी है कि लोकसभा, क्योंकि लगातार जिस तरह से आपका कार्य क्षेत्र है वो बढ़ता जा रहा है लगातार, तो कहाँ पे अपने आप को देखते हैं? अमित जी, कहीं नहीं देखते हैं। मैंने आज तक आपको बताऊं, ना कभी मैं पद की अपेक्षा मैंने रखी पार्टी से, ना मैंने किसी टिकट की अपेक्षा रखी। पार्टी के हम वो अनुशासित सिपाही हैं कि हमारा फैसला यदि चेयरमैन बनाना था, पहले हरको बैंक का मुझे 2 बार बनाया, अकेला चेयरमैन हूँ, जो दूसरे डिपार्टमेंट का मुझे पर्यटन निगम का बना रखा, तो हम लोगों से क्या काम लेना है, हमें से यूपी में काम लेना था, पार्टी ने वहाँ ड्यूटी लगा दी, ईमानदारी से 100% देने की भगवान ने क्षमता दे रखी है, वो 100% देते हैं।
पार्टी ने निर्णय करना है कि उन्होंने मुझे एमएलए लड़ाना है, कि उन्होंने मुझे पंच का चुनाव लड़ाना है, कि सरपंच का लड़ाना है, कि लोकसभा का लड़ाना, मेरा विषय नहीं है। वो मेरे नेतृत्व का विषय है। वो अपने आप जो मुझे जहाँ मेरी उपयोगिता समझेगा वो करेगा, उसके लिए हम तैयार हैं।